नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसका तीसरा चैप्टर चल रहा है और आज इसका 6 पार्ट आपके सामने है जिसमें हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है 1897 से, तो उस समय किस गांव का नाम आता है जहां सभी किसान गंगाराम धाकड़ नामक किसान के घर पे इकट्ठे होते हैं। आपको उस गांव का नाम बताना है और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मित्रों इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा और इसके साथ ही आपका ये जो तीसरा चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो मित्रों हमने यहां तक पढ़ लिया था कि साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया। तो जब इन नेताओं से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, तो अब यहां से देखिए साधु सीताराम द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः एवं आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये हर पुस्तक के अंदर आपको ये तिलक वाला स्टेटमेंट नहीं मिलता। ये इतना महत्वपूर्ण है। देखिए 1700, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। विजय सिंह पति की जब एंट्री होती है यहाँ पे, भूप सिंह इनका मूल नाम था। विजय सिंह के पति की जब एंट्री होगी तो इन्होंने ये देखा कि कोई एक मंच या एक बोर्ड नहीं है जहां सभी बैठ के बात कर सकें। तो इन्होंने एक संस्था, एक बोर्ड का निर्माण किया, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड, और इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो मन्ना पटेल को बनाया था। जो पहला इसका अध्यक्ष बना वो मन्ना पटेल। कब? 1917 में। अब इस समस्या को जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने भी देखिए उठाया और जो मराठा उनका समाचार पत्र था उसके अंदर इसको लिखा। आप इसके अलावा ये पढ़ते हैं कि जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उनका प्रताप समाचार पत्र था और उसके अंदर इस बिजोलिया को स्थान मिला था जिससे पूरे भारत के लोगों ने इस समस्या को जाना। लेकिन उसके साथ साथ यहां भी देखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपने मराठा के अंदर ये चीज लिखते हैं और मेवाड़ के महाराणा को ये लिखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर जगह नहीं मिलता। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछिड़ा गीत गाया जा रहा था। ये माणिक्यलाल वर्मा कौन सा गीत गाते थे? पंछिड़ा गीत। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव गांव में अलग जगह रहे थे। भंवरलाल स्वर्णकार। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाके के युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की और उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। तो उपरमाल का डंका, ये आपसे पूछ सकता है क्या है? पंचायत का एक पत्र था। आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए इस आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया और प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो उस टाइम का मीडिया देखिए, मीडिया आज भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हालांकि आज मीडिया का रूप जो है दूसरा हो गया है, लेकिन उस समय भी देखिए ये मीडिया ही एक प्रकार से, समाचार पत्र भी एक तरह का मीडिया ही है। और कितनी बड़ी ताकत थी कि यहां विजय सिंह पथिक के द्वारा इनको भेजा गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप। कहां से निकलता था? कानपुर से, यूपी में है। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में
मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। अब ये इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको बहुत मुश्किल से किसी गाइड के अंदर हो सकता है ये मैटर मिले, सामान्यतः ये फैक्ट ये आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है इस पुस्तक में। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अब देखिए 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने, और स्थापना के बाद में आप देखिए यहां से प्रभाव आना धीरे धीरे शुरू होगा। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का निर्माण होता है। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ से कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो उस समय राजस्थान के एजीजी कौन है 1922 में? रॉबर्ट होलैंड। तो फरवरी 1922 में रॉबर्ट होलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। तो 1922 में रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इन्होंने 35 कर थे उनको माफ कर दिया, लेकिन इसको ठिकाने ने स्वीकार नहीं किया, रियासत के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 1927 ईस्वी के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पति के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी। मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए, और किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पति को उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया, और ये किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो 1941 तक चलता रहा। तो मित्रों यहाँ 1927 के बाद जो है विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के कई कारण थे। उनमें से एक ये भी था कि विजय सिंह पथिक ने किसानों को यह सुझाव दिया कि आप जो भूमि है उसको छोड़ दो, तो कौन उसको बाएगा। लेकिन यहां उल्टा हो गया, और क्योंकि नए किसान मिल गए जो उस भूमि की जब नीलामी हुई किसके द्वारा, ठिकाने के द्वारा, तो नए किसान मिल गए जिन्होंने उस भूमि को खरीद लिया। तो अब जो किसान थे उन्होंने जो सीधा सा ठीकरा किसके सिर फोड़ा, विजय सिंह पति के ऊपर, कि आपकी वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। तो फिर पथिक ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। फिर कई नेता आएंगे, जैसे माणिक्यलाल वर्मार हैं, कई आएंगे, वो इसका नेतृत्व संभालेंगे, और फिर ये 1941 तक चलता रहेगा। 1941 में ये समाप्त हो जाता है। अब आता है सीकर किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 30% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दिनसिनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की कि अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी, किंतु 1923 ईस्वी में राव राजा रियायत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। तो अब ये सीकर में कहा, सीकर ठिकाने की बात है। कौन था यहाँ जो नया राव राजा था, कल्याण सिंह, और इसने 25 से 50% तक जो है भू राजस्व में वृद्धि कर दी। इसके अलावा 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार और स्वयं के गद्दिनसिनी जो स्वयं गद्दी पे बैठा, तो अधिक खर्च का बहाना बना करके लगान में वृद्धि कैसे कर दी कि अगले वर्ष जो है वो आपको छूट दी जाएगी, लेकिन 1923 में वो अपनी बात से मुकर गया। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे। 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर यानी पश्चिम से लेकर लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई।
तो सिक्कर के अंदर जो आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कहां तक पहुंच गया है? लंदन में असेंबली तक पहुंच गया है, वहां की पार्लियामेंट तक। और इसमें आपसे ये सब फैक्ट महत्वपूर्ण है। लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था डेली हेराल्ड, और यह हाउस ऑफ कॉमन्स सर पैट्रिक लॉरेंस। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देसराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। यह ठाकुर देसराज के बारे में देखिए, अभी कुछ समय पहले भी एग्जाम में आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, 2 बार तो अभी पिछले कुछ समय में ही आ चुका है एग्जाम में, कि जो भरतपुर के किस व्यक्ति का जो है किसान नेता का यहां योगदान था शेखावाटी किसान आंदोलन में, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो यह है ठाकुर देसराज, भरतपुर से है। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। किसकी? पंडित खेमराज शर्मा, 1934। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुकम सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। कैसी हरकतें करते थे ये। हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंत में किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला, हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी में राजपुताना में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए महत्वपूर्ण है ये। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नाम गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 कहां? कटराथल, सीकर में ही है, नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा ठाकुर था? सिहोट का ठाकुर मानसिंह। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। बड़ी संख्या में इसमें महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, रमा देवी, उत्मा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम, आसाराम शहीद हुए और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। तो ये जो कुदन गांव हत्याकांड, इसकी गूंज काफी दूर तक थी। और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। तो ये सीकर किसान आंदोलन के बारे में है महत्वपूर्ण तथ्य। अब है किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ बेगू। बेगू किसान आंदोलन के नाम से भी आप जानते हैं इसको। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू ठिकाने के कृषकों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो यहां भी किसान इसी चीज से पीड़ित थे। बेगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया के तरह ही अधिकांशतः धाकड़ जाति के थे। वे विभिन्न लागतों, बेगार लगान की ऊंची दरों व ठिकाने के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से
बेगू के किसानों में जागृति का संचार हुआ। मुख्य रूप से देखिए इनमें रामनारायण चौधरी जी ने नेतृत्व किए। यहाँ विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप ये बेगू वाला आप देखिए। 1921 में मैनाल में भेरू कुंड पर एकत्रित होकर बेगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित होकर बेगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया। अभी ऊपर आपको मैंने बताया जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने ये कहा कि भाई आप संभालिए, बिजोलिया वाला मैं देख रहा हूं। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू का ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को यह बात नहीं भाई। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोलशेविक फैसले की संज्ञा दे दी। तो मित्रों, बोलशेविक क्रांति जो है, रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में, रूस की क्रांति। और बोलशेविक दल के जो नेता थे लेनिन, उनके नेतृत्व में वहां सरकार बनती है। तो चूंकि अब 1921-22 में और 1917 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस वक्त समाचार पत्र भी काफी आने लगे थे, तो लोगों तक यहां भी सूचना पहुंच रही थी। तो उस तरह से तुलना करते हुए यहां कह दिया कि जैसे समझौता तो ऐसे किया है जैसे ये कोई बोलशेविक समझौता हूं। तो तब से इस चीज का क्वेश्चन बनने लग गया। ये अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने पर मुसरमात बैठा दी। मुसरमात का मतलब होता है डायरेक्ट सेंटर के अधिकार में, डायरेक्ट मेवाड़ रियासत के अधिकार में। अब जो ठाकुर है इसको साइड में कर दिया। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। बेगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। यहां 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेंच और लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने और तितर बितर हो जाने का आदेश दिया, लेकिन किसान डटे रहे। 13 जुलाई 1923 को किसानों पर गोलियां चलाई गई और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो जाते हैं। महिलाओं को अपमानित किया गया और 500 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो मित्रों, इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं? कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि बोलशेविक समझौते की संज्ञा किस जो किसान आंदोलन में आती है, तो वो आती है बेगू किसान आंदोलन। ठाकुर कौन था? अनूप सिंह। नेतृत्व किसने संभाला मेन रूप से? तो जो राजस्थान सेवा संघ के थे रामनारायण चौधरी, उनके द्वारा। ट्रेंच आयोग का संबंध कौन सी किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन। कहां एकत्रित हुए थे? गोविंदपुरा गांव। और इसके अलावा साथ में लाला अमृतलाल का नाम भी पूछा जा सकता है। और कौन से 2 किसान शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तो इसमें से 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और ये सन की कब कब ये हुए? तो 1923 में ये गोलियां चलाई गई और इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है बरड़ किसान आंदोलन बूंदी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार, ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया। इसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक जी भील और देवलाल गुज्जर शहीद हो गए। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें कब हुआ था ये आंदोलन? बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, बूंदी किसान आंदोलन भी कहते हैं। 1922 में। किसके हाथ में नेतृत्व था? पंडित नैनूराम शर्मा। कौन से गांव में चल रही थी सभा? डाबी गांव। डाबी हत्याकांड भी कहते हैं इसको। 1923। किसके नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी? पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन। कौन शहीद हुए? नानक जी भील, जो कि झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। यह भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत, नानक जी भील।
और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। 27 सितंबर 1925 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण बंद हो गया, अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद में देखिए आता है निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना कहां पर है? अलवर में। अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था। ये सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों के उत्पाद से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। क्या समस्या क्या थी? यहां सूअर बहुत ज्यादा थे और इन सूअरों को मारने पर थी रोक, आप इनको मारेंगे नहीं। और ये सूअर क्या करते? किसानों की फसल को नष्ट कर देते। तो इनके उत्पाद से दुखी होकर के और अलवर के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सूअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी। ये महाराजा जय सिंह है इस समय। और मित्रों, आप जो अंग्रेजों के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो गठन किया गया था, उसका नाम नरेंद्र मंडल जो है, ये इन्हीं महाराजा जय सिंह के द्वारा दिया गया था। हिंदी भाषा के काफी ये क्या थे? सपोर्टर थे, समर्थक थे हिंदी भाषा के। अलवर में 1922 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 23-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत और ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें असंतोष हुआ। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। अलवर के बानसूर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से शिकायत की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह जो है बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील है, नीमुचना गांव में इकट्ठे हुए। एकाएक राजस्थान जो राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी और उनके घर जला दिए। कमांडर कौन था? छज्जू सिंह। इसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है इस छज्जू सिंह को, क्योंकि इसकी तुलना जो है इस कांड की जलियांवाला बाग से की जाती है। तो वहां उत्तरदायी वो डायर था और यहां इसको ये था छज्जू सिंह। इन किसानों को घेरकर बौछार कर दी, इनके घर जो हैं ये जला दिए, गोलियां चला दी। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और 600 व्यक्ति घायल हुए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही यानी दोहरा डायरवाद की संज्ञा दी गई और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विपत्त बताया। तो मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना किसने की? रियासत नामक समाचार पत्र। गांधी जी ने डबल डायरिज्म, दोहरी डायरशाही कहा और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको अधिक विपत्त से बताया। तो ये किसान आंदोलन जो है ये आपके इसमें कंप्लीट होते हैं। और अब है आगे है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। अब दोस्तों, ये प्रजामंडल का टॉपिक थोड़ा सा इसमें 15 मिनट लग सकते हैं, 15-20 मिनट, लेकिन अगर प्रजामंडल आज कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट आज ही हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसको कंप्लीट साथ में कर ही लेते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन अत्याचारों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी और सामंती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपुताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जहां वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था की स्थापना व प्रथम अधिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, 16 से 18 दिसंबर 1927 बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव के अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य पंडित नैनूराम शर्मा, शंकरलाल शर्मा, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलयंत्री, रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार तथा त्रिलोक चंद माथुर लिए गए। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजा क्या होती है? जनता। तो जनता की भागीदारी के साथ जनता के अधिकारों के लिए जो चलाए गए आंदोलन है वही प्रजामंडल आंदोलन थे। और आप जानते हैं कि राजस्थान में अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। जैसे अंग्रेज, आपको बताया मैंने, दो तरीके से शासन करते थे। ये भारत है तो एक तो ब्रिटिश भारत जिसे हम कहते थे, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता था ये। जैसे ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो वहां तो अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे और उनके गवर्नर जनरल, या जिसे आप वाइसराय के नाम से जानते हैं 1857 के बाद, और गवर्नर, इन लोगों के माध्यम से ये शासन करते थे। लेकिन अब ये जो रियासतें हैं, यहां तो किसका शासन था? राजाओं का। लेकिन इन पर अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। लेकिन आम जनता की जो सामना होता था वो राजा से ही था। अब जो रियासती जनता है, यहाँ के किसान वगैरह आप देखते हैं जो आंदोलन करते हैं, तो वो कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। उनको दिक्कत है कि जो उनके राजा है, ठाकुर जागीरदार, ये किस चीज को लेकर के कर बढ़ा रहे हैं, लाग बाग, नई नई तरीके की लाग बाग लगा रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, फिर भी टैक्स ले रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के विरोध था। लेकिन मित्रों, अब एक मध्यम शिक्षित वर्ग भी पनपा है। जो जितने भी लोग हैं, सारे लोग तो किसान नहीं है। ये पूरा राजस्थान है तो पूरा राजस्थान के राजस्थान तो किसान नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने कुछ अध्ययन किया और दीन दुनिया की जिन्होंने पहचान की, जैसे अब ये जयनारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, ये वो मध्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी क्या की, पढ़ाई की, इधर उधर जाते थे, दुनिया को जानते थे, शिक्षित वर्ग था, मध्यम शिक्षित वर्ग। तो ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का जो शासन है उसमें हमारी जनता की भी भागीदारी हो, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें भाग लें। किसमें? जैसे राजा के मंत्रिमंडल में मान लो 10 मंत्री हैं, तो आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है। अब ये 10 मंत्री अगर राजा के हैं, अलग अलग क्षेत्र के, तो इन 10 मंत्रियों में कम से कम 2 या 3 मंत्री हमारे होने चाहिए, यानी जो आम जनता के द्वारा चुने गए हो। क्योंकि राजा मंत्री अपने मन से बनाएगा जो उसको सही लगेगा, तो वो जनता की भागीदारी कहां हुई? तो जनता की भागीदारी कब होगी? जब हमसे ही जुड़े हुए लोग, जिन्हें हम चयनित करके और आपके वहां भेजेंगे और उनको आप बनाओ ताकि हमारी मांग वहां रखी जा सके। तो मित्रों, ये जो मांग, ये जो यहां निर्माण हो रही है, ये हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ये 1927 में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है, इसका उद्देश्य क्या था वो भी आपको बता दिया। मेंबर कौन कौन थे? सदस्य, राजस्थान के सदस्य ये थे। और कब हुआ? 16 से 18 दिसंबर 1927 बंबई में। किसके अध्यक्षता में? दीवान बहादुर रामचंद्र राव के अध्यक्षता में आयोजित होता है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। अब देखिए, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और क्या था इसमें? देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना की गई। मित्रों, ये जो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन होता है, अध्यक्षता किसने की थी इसकी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहां इस चीज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जो देशी रियासतें हैं वहां प्रजामंडल आंदोलन चलाए जाए। हालांकि उससे पहले भी कुछ प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी है, जैसे आप पढ़ेंगे 1931 में बन जाएंगे, 1934 में बनेंगे, ये 1936 में बनेंगे, ये हम देखेंगे अभी आगे। कई प्रजामंडल इससे पहले भी बनेंगे। लेकिन 38 में जब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया तो फिर हर रियासत के अंदर लगभग कुछ है क्या, 2-3 रियासतें देखेंगे जहां राजाओं ने निर्माण होने ही नहीं दिया गया, तो वहां के लोगों ने किसी दूसरी जगह जाकर के निर्माण कर दिया। तो एक साथ प्रजामंडलों की बौछार आ जाएगी 1938 के बाद।
1938 से पहले 5 सही मिलेंगे, लेकिन 38 के बाद तो बौछार आ जाएगी। देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध, देसी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। राजस्थान की सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत रहे थे, जिन्हें आजादी तक उपरोक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलनों का संचालन किया। अब आता है प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना, और आपसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी है वो हमेशा इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल है ये 1931 में ही हो गया था। कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। हालांकि पहले कपूर चंद पाटनी थे, बाद में जब इसका पुनर्गठन होगा तब जमनालाल बजाज का नाम आएगा, इन्होंने साथ में लिख दिए हैं। आपके पास कोई बुक हो तो उसमें व्याख्या और पढ़ लीजिएगा इनको डिटेल में थोड़ी थोड़ी। इसके बाद है बूंदी प्रजामंडल, ये भी 1931 में कांतिलाल। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा। और मित्रों देखिए, ये जो हाड़ौती प्रजामंडल है 34 में है, और फिर उसके बाद ये कोटा प्रजामंडल आपको मिलेगा 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा। जो हाड़ौती था यही कोटा नाम से बाद में दोबारा बनेगा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास। सिरोही प्रजामंडल, अब देखिएगा सिरोही सिर्फ यहाँ जयनारायण व्यास अकेले ही नहीं है, इनके साथ 4-5 और भी महत्वपूर्ण नेता हैं। अभयमल जैन, चांदमल सुराणार, कई हैं। इन्होंने केवल एक एक नाम दिया है। सिरोही प्रजामंडल 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी। तो अब दोस्तों देखिए, यहां थोड़ा सा आपको फिर वही फैक्ट का सामना करना पड़ेगा कि कुछ फैक्ट पूरी तरीके से यहां से ही नहीं है, इनमें थोड़ा विरोधाभास मिलेगा। और पूरे राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडलों में जितना विरोधाभास है उतना किसी भी फैक्ट में नहीं है। इतना ज्यादा विरोधाभास मिलेगा, आप चाहिए ऑथेंटिक से ऑथेंटिक किताब देखें। अब ये सिरोही प्रजामंडल है तो इसका 1939 भी आता है ऑथेंटिक किताबों में। वर्दी शंकर त्रिवेदी है, गोकुल भाई भट्ट का नाम आता है, क्योंकि सिरोही के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे गोकुल भाई भट्ट। तो अब ये कई जगह इनमें आते हैं तो इनको आप ऑथेंटिक किताबों से और पढ़ें। बीकानेर प्रजामंडल ये सही है 36 में मग्गाराम वैद। कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल 38 में किशनलाल जोशी। शाहपुरा प्रजामंडल 38 में रमेश चंद ओझा। और एक लादूराम व्यास और है इसके साथ में। ये धौलपुर प्रजामंडल की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और मित्रों इसमें एक चीज मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन्होंने सारे नाम नहीं दिए हैं, इनके साथ में 2-2, 3-3 नाम और हैं, कहीं कोई नाम मिलता है। अब जैसे 4-5 लोगों ने मिलकर किसी प्रजामंडल की स्थापना की, अब कहीं एक का नाम लिख दिया, दूसरी जगह दूसरे का लिख दिया, तीसरी जगह तीसरे का लिख दिया, तो इस प्रकार से है इनमें। करौली प्रजामंडल है 1938 में त्रिलोक चंद माथुर। और किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मिठालाल व्यास। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है 1942 भंवरलाल निगम। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल। तो अमृतलाल के साथ एक नाम और आता है चुन्नीलाल, ये दोनों ही होंगे चुन्नीलाल और अमृतलाल। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल भवे। तो इनमें देखिए कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे मान लो सिरोही वाला है तो ये संदेह में रहेगा। और बाकी जैसे सबके नाम यहाँ नहीं लिखे हैं, रमेश चंद्र ओझा के साथ में लादूराम व्यास भी आएगा। अलवर का जो है ये हरिनारायण शर्मा है। भरतपुर प्रजामंडल में यहाँ गोपीलाल यादव का नाम भी आता है। और थोड़ा सा अब ये धौलपुर और करौली के सन में भी आता है कि धौलपुर प्रजामंडल का 1936 लिखा आता है कई ऑथेंटिक किताबों में। करौली प्रजामंडल है ये 1939 लिखा आता है 39। इसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली चारों ही 38 दिए हैं।
जबकि ऑथेंटिक किताबों के अंदर ये भी लिखा आता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये जैसे धौलपुर प्रजामंडल है, इसमें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, तो इसके साथ एक कृष्णदत्त पालीवाल का भी नाम आता है, कृष्णदत्त पालीवाल। तो थोड़ा सा इनमें ये जो बीच में जो कुछ एक मैंने आपको बताई, इन्हीं चीजों को लेकर के थोड़ा सा है, बाकी जो चीजें हैं ये सारे सही हैं इसमें। ये तो प्रजामंडल के अंदर आपको थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलेगा ही। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने बराबर महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। अनेक महिलाओं ने जो है इसमें गिरफ्तारियां दी, और जैसे जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं ने भाग लिया, रमा देवी देश पांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरे कंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी नारायण देवी ने अपने 6 माह के पुत्र को गोद लिए जेल गई। प्रजामंडलों के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा, प्रसार, इनमें उत्थान कार्य किए। ये छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। और इसके अलावा जैसे 38 से पहले देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्येक सामंजस्य नहीं था, लेकिन प्रजामंडलों के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो मित्रों, ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। तीसरा चैप्टर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा। और इसमें कई फैक्ट इतने शानदार हैं, वो आपको किसी गाइड के अंदर क्या किसी ऑथेंटिक किताब के अंदर भी कई बार नहीं मिलते। जो मैंने आपको कई फैक्ट आज बताए इसमें बहुत जबरदस्त फैक्ट है। इसके बाद में ये देखिएगा कई अति लघुरात्मक प्रश्न है, इनको आप सोल्व कीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सुरजीगांव की संधि किसके मध्य कब? टिप्पू सुल्तान कहाँ का था? ये अमृतसर की संधि कब हुई? ये कहाँ के थे? ये कैसे थे? नेतृत्व किसने किया? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बेगू का कब आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये लघुरात्मक प्रश्न भी है, इनको भी सबको सोल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो विश्व का इतिहास है। तो अब ये विश्व का इतिहास चूंकि रीट वगैरह या इनमें सिलेबस में है नहीं, आपके पुलिस पटवारी या रीट वगैरह देखें सेकंड ग्रेड, इनमें किसी में ही है नहीं, तो क्या इसको पूरा कराएं या फिर जियोग्राफी जो है वो स्टार्ट कर दें? तो बताइएगा। वैसे पढ़ना तो चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, दिमाग को खोलेगा। तो क्या इस चैप्टर को विश्व के इतिहास को पढ़ाएं या फिर आप जियोग्राफी स्टार्ट कर दें? तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।